हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारी बुक शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन की बुक है। इसका सेकंड एडिशन मेरे पास है और आप मेरे साथ ये बुक कवर कर रहे हैं। तो हम फोर्थ चैप्टर में पहुंच चुके हैं। तो फोर्थ चैप्टर में हमने पिछली वीडियो में हिस्टोरियोग्राफी की बात की थी। इस चैप्टर का नाम है इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। हमने हिस्टोरियोग्राफी की बात की थी कि कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ने अलग अलग इंडियन नेशनलिज्म के लिए व्याख्याएं दी थी, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर कर रहे हैं वो है एग्रेरियन सोसाइटी एंड पीजेंट डिसकंटेंट, राइट। तो एग्रेरियन सोसाइटी एंड पीजेंट डिसकंटेंट हमने थर्ड चैप्टर में पीजेंट्स और ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था, राइट। तो 1857 से पहले जो हुआ था ना, हमने वो पढ़ा था, ठीक है। 1857 के बाद में हम देखते हैं कि जो सेम रिवोल्ट्स है ना, उसमें तरह तरह के चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो रिवोल्ट्स वही हैं जिसको कंटिन्यू हम देखते हैं कि 1857 से पहले जो पीजेंट्स और ट्राइबल रिवोल्ट्स हो रहे थे ना, वो थोड़े डिफरेंट थे, और 1857 के बाद जो रिवोल्ट हुए ना, वो थोड़े से डिफरेंट थे। और 1857 के बाद के रिवोल्ट्स में ना एक्चुअली कुछ फीचर्स ऐड हो गए थे। तो फीचर्स क्या थे, तो हम देखते हैं कि अब जो पीजेंट्स थे, चाहे वो ट्राइबल्स हों या नॉन ट्राइबल्स हों, उन्हें कॉलोनियल पॉलिसीज़, लॉज और इंस्टीट्यूशंस की ना अब नॉलेज आ चुकी थी, अवेयरनेस आ गई थी। और इनमें से कुछ तो इंस्टीट्यूशन को इतना पसंद करने लग गए थे, उन्हें लगने लगा था कि ये हमारे खिलाफ जो इनजस्टिस हो रही है, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए ये कोर्ट बहुत बढ़िया जगह है। तो कई पीजेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो इस इंस्टीट्यूशंस को एक्चुअली सपोर्ट कर रहे थे, इन लोग कोर्ट्स को एक्चुअली सपोर्ट कर रहे थे। तो ये हमें चेंज देखने को मिला, नया फीचर देखने को मिला। इसके अलावा दूसरा फीचर ये था कि जब पीजेंट्स थे ना, अब उनको सपोर्ट मिल गया था मिडिल क्लास एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया का, ठीक है। यहाँ पे एजुकेटेड है, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। मिडिल क्लास एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया का अब इसको सपोर्ट मिल गया था। ये इनके स्पोक्स पर्सन बन के उभरे, ठीक है। और ये जो एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया था ना, मिडिल क्लास एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया, ये बड़े बड़े पीजेंट्स के छोटे छोटे मुद्दों को बड़े बड़े मुद्दों के साथ जोड़ दिया करता था। अब वो कैसे था, जैसे कि पीजेंट रिवोल्ट हुआ, पीजेंट्स की कुछ कंसर्न है, उसको सीधा बड़े मुद्दे जैसे कि कॉलोनियल रूल से हमें क्या दिक्कत है, उस तरह के मुद्दों से जोड़ दिया करता था। तो एक छोटे लेवल की चीज़ों को ये बड़े मंच पे दिखाने का काम करता था, राइट। तो इसे हम कह सकते हैं कि पीजेंट मूवमेंट में आउटसाइड इंटरवेंशन हो रहा था। अब इसको लेकर हिस्टोरियंस में बहस छिड़ी हुई है। तो उनमें से एक हिस्टोरियन निकल के आते हैं, रविंद्र कुमार जी। और रविंद्र कुमार जी कहते हैं कि इस टाइम, मतलब पोस्ट 1857 में हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल पुराने तरीके से जो मूवमेंट चलाने वाले काम थे ना, जो तरीके थे, वो अब काम नहीं करने वाले थे, बेकार हो चुके थे। और ये मिडिल क्लास लीडर्स एक्चुअली में जो रूरल सोसाइटी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके बीच की एक कड़ी की तरह उभर के आया, जो इनके बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। ये दूसरा फीचर था। तो हमने दोनों फीचर देख लिए। पहला फीचर में हमने पढ़ा कि इन पीजेंट्स को अवेयरनेस आ गई थी यहाँ की इंस्टीट्यूशंस की, लॉज की, कोर्ट्स की। और दूसरे में मिडिल क्लास एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया, जो कि अब इनके मुद्दों को अब बड़े दर्जे पे उठाने लगा था, ठीक है, इनको सपोर्ट करने लगा था और इनका एक स्पोक्स पर्सन बन के उभरा, ठीक है। तो हमें ऐसे कई मूवमेंट इस टाइम पर दिखते हैं, पीजेंट मूवमेंट हमें इस टाइम पे दिखते हैं, जिसमें नए फीचर और ओल्ड फीचर दोनों ही हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडिगो रिबेलियन इन बंगाल, जो 1859 से 60s में हुआ था, ठीक है।
अब इंडिगो रिबेलियन इन बंगाल इन 1859 से 60 पर इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1777 में 1777 में एक फ्रेंचमैन आते हैं लुइस बोनाउड। लुइस बोनाउड जी आते हैं और यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अभी क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? एक्चुअली इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक बेसिकली एक कलर है व्हील ब्लू का, मतलब एक नीले रंग का कलर आप कह सकते हो। ठीक है, जो उस वक्त प्लांट से ऑब्टेन किया जाता था। ठीक है, प्लांट से इंडिगो का कलर निकाला जाता था और उसको डाई की तरह यूज किया जाता था। ठीक है, तो इस डाई की डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती थी। तो इस डिमांड और इस इंडिगो प्लांट की खासियत ये थी कि ये ट्रॉपिकल एरियाज में उगा करता था। इंडिया का जो एनवायरनमेंट था, इंडिया का जो क्लाइमेट था, इस इंडिगो प्लांट के लिए काफ़ी सूटेबल था। और यूरोप में टेम्परेट क्लाइमेट होता है जो जहाँ पे इंडिगो प्लांट्स नहीं उगाए जा सकते थे। ठीक है, तो इसलिए ये जनाब आते हैं लुइस बोनाउड 1777 में और यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेशन की शुरुआत करते हैं। और ये बंगाल के दो एरियाज, कौन से? तलभागा और गोलपारा। तलडंगा और गोलपारा। ठीक है, तलडंगा और गोलपारा ये दो एरियाज थे जहाँ पे ये कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि नवाब की मदद से, अब उस वक्त का नवाब भी कंपनी के कंट्रोल में ही आता था। ठीक है, तो ये नवाब की मदद से जो इंडिगो कल्टीवेशन है बुर्दवान, बंकुरा, बीरभूम, नॉर्थ 24 परगना और जैसोर, इन एरियाज में ये बहुत जल्दी ही फैल जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जब ये फैलने लगता है तो बहुत सारे यूरोपियन प्लांटर्स यहाँ पर आने लगते हैं। इंडियन एजेंट्स की एक अच्छी खासी हमें संख्या देखने को मिलती है जो इनके बीच में काम करती है। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस उभर के आता है। ठीक है, तो अब इसके कॉजेज क्या थे? ये पीजेंट्स को आखिर दिक्कत क्या थी? ठीक है, इन प्लांटर्स से कि ये इंडिगो उगाने में इनको प्रॉब्लम क्या हो रही थी? तो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो प्लांटर्स है ना, इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे। अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन्हें कहा जाता था कि अब ये फूड क्रॉप नहीं उगा सकते हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ नहीं उगाएंगे, अपनी ज़मीन पे इंडिगो उगाएंगे। अब इसके लिए ये लोन प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, अब लोन को डेडोन भी कहा जाता था उस वक्त। ठीक है, इस लोन को डेडोन कहा जाता था और इसके जो रेट्स हुआ करते थे, इंटरेस्ट रेट, वो काफ़ी हाई हुआ करते थे। अब किसान ने लोन ले तो लिया पर उसको पे करना उसके लिए बड़ा भारी पड़ जाता था। अब वो भारी पड़ जाता था तो वो पूरी ज़िंदगी वो कर्ज में डूब जाता था। इवन उसके मरने के बाद भी जो कर्ज है ना, उसके आगे की जनरेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो इस तरह से एक पीढ़ी निकल के आती है जो बस कर्ज में ही डूबी हुई है। राइट। और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स एक्चुअली में ना प्लांटर्स को बहुत ज़्यादा हो रहा था। इन किसानों को ये ना कुछ खास पे कर नहीं रहे थे। ठीक है, बस अपने मतलब मार्केट प्राइस का, अगर इंडिगो की मार्केट प्राइस 100 रुपये है तो बस 2.5 रुपये इनको मिलते थे। तो इस तरह का ये बिजनेस किया करते थे कि बहुत कम अमाउंट पे किया करते थे इन पीजेंट्स को। तो इन पीजेंट्स के लिए इंडिगो उगाना ऐसा कुछ फ़ायदे का सौदा नहीं था। प्लांटर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा था, नो डाउट, पर इन पीजेंट्स को कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा था। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये फार्मर्स है ना, ये जो पीजेंट्स हैं, ये पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड थे कि इन्हें ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं उगवाया जा रहा था। अगर ये मना करते थे तो इन्हें डराया धमका के ज़बरदस्ती इनसे इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी। और अगर ये नहीं मानते थे तो इनकी प्रॉपर्टी वगैरह गलत तरीके से इनसे छीन ली जाती थी। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट हम इसके अलावा देखते हैं
कि जो प्लांटर्स है ना, इसको गवर्नमेंट भी तगड़ा सपोर्ट करती थी। अब गवर्नमेंट को अच्छा खासा फ़ायदा मिल रहा था, तो वो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी। और इवन इनको सपोर्ट करने के लिए 1833 में जो चार्टर एक्ट आता है, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये खुली छूट दे देते हैं प्लांटर्स को कि वो चाहे जो करें इन पीजेंट्स के साथ, और उन्हें कैसे भी डील कर सकते हैं ताकि वो इंडिगो की कल्टीवेशन करा सके। मतलब मार पीट के करा लो, ठीक है, डरा धमका के करवा लो, इंडिगो की कल्टीवेशन जैसे चाहे ये प्लांटर्स वैसे इन पीजेंट से करा सकते थे। तो इस तरह की फ्री हैंड 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इन प्लांटर्स को मिल गई। राइट, तो हम देखते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, सेंट्रल और ईस्टर्न बंगाल में हमें देखने को मिलता है कि ये जब पीजेंट्स को जब भी गुस्सा इनका सर चढ़ जाता था ना, तो ये सारा गुस्सा फूटता किस पे था, तो सीधा सीधा प्लांटर्स पे ही फूटता था। ठीक है, इनके टारगेट सीधा वही बन जाते थे कि अब इनको गुस्सा चढ़ा है तो उन्हीं का सर फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं 1832 में 1832 में बरसात में, ठीक है, बरासात में जो तीतू मीर जी के फॉलोअर्स थे वो सीधा सीधा धमका देते हैं प्लांटर्स को कि तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। अब तीतू मीर आपको याद होगा, जब हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था तो तारीख़ मोहम्मदिया मूवमेंट हमने पढ़ा था। तो तारीख़ मोहम्मदिया जिसमें बियर टैक्स लगाया गया था और जमींदार सारे हिंदू थे, पीजेंट्स मुस्लिम थे, तो इस तरह की उस वहाँ पे सेटिंग बैठी थी। ठीक है, तो तीतू मीर तारीख़ मोहम्मदिया हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। और दूसरा एग्जाम्पल हमें फेरोजी मूवमेंट में दिखता है, जो दादू मियाँ जब लेड कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी सीधा सीधा भिड़ जाते हैं प्लांटर्स से, अपना गुस्सा उन्हीं पे निकालते हैं। राइट, अब फेरोजी मूवमेंट आपको ये भी याद होगा कि 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फेरोजी मूवमेंट की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह जी ने की थी, और ये एक इस्लाम को वापस से रिफॉर्म करने के लिए था। ठीक है, वापस इसमें जो इम्प्योरिटीज़ आ गई थी ना, उसको प्योरीफाई करने के लिए फेरोजी मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, इससे भटकना नहीं है। तो जैसे मैंने बात की, सेंट्रल और ईस्टर्न बंगाल में ये पीजेंट्स इतना गुस्से में थे, तो जब भी इनको गुस्सा फूटता था तो ये सीधा प्लांटर्स का सर फोड़ के आते थे। तो इस तरह का इनका गुस्सा भरा हुआ था। आगे जब 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ आता है, मतलब 1850 के बाद का टाइम आता है, 1850 1850s का टाइम आता है, तो हम देखते हैं कि एक्चुअली 1847 में सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, इसके पास में 1847 में जो यूनियन बैंक है ये फेल मार जाता है। अब इसके फेल मारने से क्या होता है कि उन्होंने यूनियन बैंक ना उस वक्त इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बहुत बड़ा फाइनेंस प्रोवाइड कराता था। अब जब ये फेल मार जाता है तो इसका असर इतना खतरनाक होगा कि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है ना एक तरह से ख़त्म हो जाएगी, और एक्सपोर्ट भी है ना वो भी बहुत कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिल जाता है कि जो प्रॉफिट्स है ना इनके बहुत कम हो जाते हैं। पर स्टिल ये प्लांटर्स सुधरते नहीं है, पीजेंट्स का खून चूसते ही रहते हैं। बस इनको अपने प्रॉफिट से मतलब था, इनको पैसे चाहिए थे और कुछ था नहीं, तो स्टिल ये पीजेंट्स का खून चूसते रहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जब मई 1859 का टाइम आता है, ठीक है, जब मई 1859 का टाइम आता है तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बदलती हैं। वो कैसे बदलती हैं, जब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल आते हैं, जॉन पीटर ग्रांट। ठीक है, अब इनकी पिक्चर एक यहाँ पे है, थोड़ी सी ब्लर है। ठीक है, ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल जो मई 1859 में आए थे। इनका नाम था जॉन पीटर ग्रांट। अब इनकी खासियत ये थी कि इन्हें पीजेंट से बड़ा लगाव था, इनके प्रति ये काफ़ी सिंपैथेटिक थे। अब जब ये आते हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि पीजेंट्स की भलाई के लिए काम करो, प्रो पीजेंट्स चीज़ें अपनाओ,
कई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स इनकी बात मान भी जाते हैं और चीज़ें शुरू कर देते हैं। और आगे देखते हैं कि मई 1859 में आए। जब ये सिंपैथी दिखाते ही हैं तो सितंबर, ऑटम का टाइम आता है। ऑटम का महीना आपको पता होगा, ऑटम के महीने होते हैं सितंबर टू नवंबर। तो जब ऑटम का टाइम, ऑटम आता है, तो ये इंडिगो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती हैं। अब ये कहाँ शुरू होती हैं? तो नादिया, मुर्शिदाबाद एंड पबना, ये उस टाइम के बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और कई एरियाज अब आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नादिया, मुर्शिदाबाद और पबना में पीजेंट डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। तो ये शुरू कैसे होती है कि जो ये पीजेंट्स है ना, ये एडवांस एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। अब आपको मैं अभी थोड़ी देर में फिर से ये समझाऊंगी कि ये किस तरह का एडवांस होता था और कैसे होता था। तो ये जो एडवांस है ना, इनको एक्चुअली जब ये कल्टीवेशन स्टार्ट करते थे ना, तो इन्हें कल्टीवेशन के खर्चों को निपटाने के लिए कुछ एडवांस दिया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में अभी थोड़ी देर में और डिटेल से बताऊंगी। तो इस एडवांस को लेने से ये पीजेंट्स ने मना कर दिया और यहाँ से ये डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई। फिर ऑटम के बाद अगला साल का स्प्रिंग आता है। अब जब स्प्रिंग का टाइम आता है, अब स्प्रिंग के मंथ कौन से होते हैं? फरवरी, मार्च। तो हम देखते हैं कि ये जैसोर के एरिया में पीजेंट्स जो हैं ये भी बवाल छेड़ देते हैं और धीरे धीरे बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस डिस्टर्बेंस की चपेट में आ जाता है। राइट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। और इसका असर हमें ये भी देखने को मिलता है कि उस टाइम जो इंडियन एजेंट्स हुआ करते थे, जो इन दोनों पीजेंट्स और प्लांटर्स के बीच में जो एजेंट्स काम किया करते थे, इनको भी सोशल बायकॉट का सामना करना पड़ता है। इनको भी बायकॉट किया जाता है। और अगर इसकी लीडरशिप देखें हम, तो लीडर्स कौन कौन से थे? तो एक्चुअली पीजेंट्स बहुत सारे लीडर्स थे। उसके अलावा गांव के मुखिया हो गए, विलेज हेडमैन, और लोकल जमींदार, बड़े जमींदार नहीं, लोकल जमींदार। ठीक है, जो अपने छोटे एरिया में ही ऑपरेट किया करते थे, वो एक्चुअली इनके लीडर्स बने हुए थे। अलग अलग एरियाज में अलग अलग लीडर्स थे। राइट, अब ये जब बवाल छिड़ा, तब अंग्रेजों का बड़ा दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि अच्छा खासा ये प्रॉफिट कमा रहे थे, गवर्नमेंट भी कमा रही थी, ये प्लांटर्स भी कमा रहे थे। तो अब इसको सप्रेस करने के लिए एक टेम्परेरी लेजिस्लेशन लाया जाएगा। तो इसको सप्रेस करने के लिए एक टेम्परेरी लेजिस्लेशन लाया जाएगा मार्च 1860 में, जो कि प्लांटर्स को सपोर्ट करता था। अब ये पीजेंट से कहेंगे कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली जब कल्टीवेशन स्टार्ट होनी होती थी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट इन पीजेंट से साइन कराया जाता था, जिसके तहत ही इन्हें एडवांस दिया जाता था। उसके बाद ही कल्टीवेशन की शुरुआत होती थी। इसमें क्या दिक्कत है अभी फिर डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो बने रहिए। तो एक टेम्परेरी लेजिस्लेशन मार्च 1860 में लाया गया, जिसके तहत बात की गई कि इन पीजेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, इन पीजेंट्स को अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा और इन्हें कंपेल किया गया कि ये इंडिगो इनको उगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट और एडवांस की बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें थी, ये क्या माजरा है कॉन्ट्रैक्ट का, एडवांस का। ठीक है, तो हम देखते हैं ये प्लांटर है। ठीक है, एक तरफ प्लांटर ले लिया, ये एक तरफ पीजेंट ले लिया। ठीक है, तो ये प्लांटर को अगर इंडिगो उगवाना है तो ये क्या करता था? पीजेंट्स से मिलता था, पीजेंट्स के पास जाता था, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता था। अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनको ये कहा जाता था कि ये अपनी ज़मीन पे, ये पीजेंट अपनी ज़मीन पे इंडिगो उगाएंगे, ये इनको फूड क्रॉप नहीं उगाएंगे।
और इसके बदले में इन्हें कुछ एडवांस दिया जाता था। ठीक है, इनको एडवांस पेमेंट कर दी गई। अब एडवांस किस लिए है कि जब ये कल्टीवेशन करे तो उसके खर्चों को ये पूरा कर सके। ये पीजेंट उन खर्चों को पूरा करने के लिए ये एडवांस दिया जाता था। तो जनरली इंडिगो उगाने के महीने होते हैं जब इसकी बुआई की जाती है, तो वो अक्टूबर और या नवंबर का टाइम हुआ करता था। ठीक है, अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे इसकी बुआई मतलब बीजों को मिट्टी में डालना शुरू किया जाता था। तो इस तरह का अरेंजमेंट उस टाइम किया गया। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें हमने लोन्स वगैरह की बात की, तो इसमें लोन्स की ज़रूरत कब पड़ जाती है, राइट। और इनको एडवांस तो दिया ही जा रहा है, तो इनको ये नुकसान में कैसे जा रहे हैं। तो एक्चुअली आप इस चीज़ से समझिए, यहाँ पे मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ कि एक तरफ तो इनको एडवांस मिल गया। ठीक है, एडवांस ऐसे ही नहीं दिया जाता था, उसमें हर चीज़ की डिटेल होती थी। ठीक है, उसमें हर चीज़ की डिटेल होती थी। और जो एडवांस दिया जाता था वो 2 रुपये पर बीघा के हिसाब से दिया जाता था कि एक बीघा में पर बीघा में 2 रुपये के हिसाब से इनका एडवांस तैयार किया जाता था। और पर बीघा में कितने बीज बोए जाएंगे इस तक का हिसाब लिया जाता था। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा हुआ है, 5 से 6 आना आया है, तो ये सब का खर्चा भी पीजेंट्स पे डाला जाता था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 4 बीज बोए गए हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में सीधा सीधा लिखा गया था कि 4 बीज बोए गए हैं तो इन्हें इतना इंडिगो मिलना है। तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें दी गई। क्रॉप फेलियर वगैरह की चीज़ें इस यहाँ पे मेंशन नहीं की जाती थी। और इसके साथ साथ ये प्लांटर्स ये भी इंश्योर करते थे कि एडवांस अगर ख़त्म हो जाए तो इन्हें लोन्स की फैसिलिटी दी जाए कि ये लोन लेकर इस कल्टीवेशन को पूरा करें। ठीक है, तो ये इस तरह से इनको लोन के लिए कंपेल भी कर लेते थे, तो जिसमें ये फंस जाते थे। ठीक है, तो किस तरह के खर्चे हो गए इनके कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, जैसे स्टैम्प पेपर वगैरह होता है उनको बनाने में इनका क्या खर्चा हुआ वो प्लस हो जाता था। ठीक है, 4 बीज में अगर इनका 5 रुपये लग गए, माना 5 रुपये इनके बीज वगैरह में लग गए, फिर कुछ आना इनका कॉन्ट्रैक्ट में लग गया, फिर कुछ हिस्सा इन्होंने अदर चीज़ों में डाल दिया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी तरह से लिखा होता था। बाकी जो हार्वेस्ट का टाइम होता है, जब कटाई होती थी, वो अगस्त सितंबर में हुआ करती थी। तो फाइनली हम बाद में देखते हैं कि जब अगस्त और सितंबर का टाइम आता था ना, तो इनके पास जितना पैसा होता था ना वो ख़त्म हो जाया करता था और उनके पास कुछ बचता था नहीं। और इवन कई बार तो ये जो प्लांटर्स हुआ करते थे ना, इन पे ही कर्जा चढ़ा देते थे। कहते थे हमारी बात इतने क्रॉप्स पे हुई थी, तुमने कम दिए। तो अब इन पे लोन चढ़ाया जाता था, ये कर्ज चढ़ाया जाता था और ये कर्ज में डूब जाते थे और जिसको अगले सीजन में एडजस्ट किया जाता था। और इवन अगर ये कर्ज ज़्यादा बढ़ जाता था तो इन्हें एडवांस भी नहीं दिया जाता था, इन्हें जैसे तैसे मैनेज करके कल्टीवेशन ज़बरदस्ती करवाया जाता था। तो इस तरह से इन पे कंट्रोल किया जाने लगा। होप आपको समझ में आया हो कि किस तरह से ये एडवांस के बाद भी इतना ज़्यादा डेब्ट में कर्ज में डूब रहे थे। ठीक है, तो वापस हम इससे निकलते हैं और 1860 के लेजिस्लेशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जब ये लेजिस्लेशन वगैरह आया ना, तो हम देखते हैं कि जो प्लांटर्स है ना, ये मजिस्ट्रेट के पास ही पहुंचते, कोर्ट में ना ये भर गए थे, केसेस भर गए थे। प्लांटर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, कि पीजेंट्स को कंपेल किया जाए कि इन्हें इंडिगो की कल्टीवेशन करके दें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट तो इनकी हेल्प करते हैं। मजिस्ट्रेट भी कहते हैं कि नहीं, पीजेंट्स को इंडिगो कल्टीवेट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं। पर जैसे हमने बात की, ग्रांट साहब ये काफ़ी सिंपैथेटिक थे, इनको पीजेंट्स से थोड़ा लगाव था। तो ये जो टेम्परेरी लेजिस्लेशन आया था ना, उसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है, जब तक मतलब
जब तक काउंसिल बैठेगी नहीं, और बीच में अगर कोई लॉ लाया गया है तो उसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए ग्रांट जी मना कर देते हैं और मजिस्ट्रेट को भी समझाते हैं कि इंडिगो उगाने के लिए पीजेंट्स को फोर्स ना किया जाए। और यहाँ एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो क्या था, आपको याद होगा हमने सेकंड फीचर की बात की थी। अब सेकंड फीचर क्या था, आप रिकॉल कीजिए। वो था हमारा इंटरवेंशन ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है, तो हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास भी यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा आगे बढ़ गई। यहाँ पे एक नई चीज़ ये देखने को मिलती है कि जो पीजेंट्स हैं, हमारा फर्स्ट फीचर आपको याद होगा वो था कि इंस्टीट्यूशन के बारे में अवेयर हो गए थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पीजेंट्स हैं ना, ये भी कोर्ट में चले गए थे। इन्होंने भी बहुत सारे केसेस डाल दिए, पूरा कोर्ट भर चुका था केसेस से, कि पीजेंट्स ने कहा कि ये भी कोर्ट चले गए अपना केस लेकर। ठीक है, और जब ये कोर्ट जाते हैं तो साथ में इस टाइम नो रेंट कैंपेन भी चलता रहता है। अब ये किस लिए चला था, तो हम देखते हैं कि जो प्लांटर्स हैं ना, ये भी अपना गुस्सा निकाल रहे थे। अब ये गुस्सा निकालने के लिए क्या कर रहे थे, तो इन टेनेंट्स को इनकी ज़मीनों से बेदखल कर रहे थे कि ये अब हमारा काम नहीं करेंगे, तो हम इनको की ज़मीनों से हटा देंगे। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी। तो नो रेंट कैंपेन उस वक्त चल रहा था। तो फाइनली हम देखते हैं कि इस नो रेंट कैंपेन के तहत एक लेटर भेजा जाता है कोर्ट में, जिसमें बात की जाती है कि इनकी ऑक्यूपेंसी, इनको ऑक्यूपेंसी रैयत का दर्जा दिया जाए। रेंट एक्ट ऑफ 1859, इस एक्ट के तहत इन्हें ऑक्यूपेंसी रैयत के राइट दिए जाए। अब इसका क्या मतलब है, एक्चुअली जो रेंट एक्ट ऑफ 1859 आया था ना, इसमें ये पहला ऐसा लेजिस्लेशन था जिसमें टेनेंट्स को बार बार रेंट से सिक्योरिटी मिली थी, कि बार बार बढ़ाने की, बार बार जो उल जुलूल जो रेंट इनके ऊपर लगाए जाते थे उससे प्रोटेक्शन मिली थी। और साथ में जो इनसे गलत तरीके से एविक्शन किया जाता था, बेदखली की जाती थी, उससे भी इन्हें प्रोटेक्शन मिली थी इस एक्ट के तहत। ये तो पहला हमें लेजिस्लेशन दिखता है जिसमें ये चीज़ें की गई, राइट। तो ये हमारा इसके साथ फर्स्ट फीचर हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस इंडिगो रिवोल्ट में सेकंड फीचर किस तरह से एक्ट कर रहा था, वो जो था हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास, तो ये किस तरह का रोल प्ले कर रहा था। तो हम देखते हैं कि सेकंड फीचर में इस रिवोल्ट को हमारे मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग सपोर्ट करते हैं, और कुछ मिशनरीज भी आते हैं जो इस रिवोल्ट को सपोर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं दीनबंधु मित्र साहब, ये सितंबर 1860 में एक इनका प्ले था, प्ले लिखते हैं नील दर्पण। इसमें पूरी तरह से बताते हैं कि किस तरह से प्लांटर्स पीजेंट्स को परेशान कर रहे हैं, इनकी एट्रोसिटीज़ को अच्छी तरह से दिखा देते हैं। और ये नील दर्पण बंगाली में लिखा गया था। ठीक है, ठीक है, दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखते हैं, ये एक प्ले था जो कि बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था। और कब लिखा गया था, सितंबर 1860, राइट। अब इस नील दर्पण को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं इंग्लिश में माइकल मधुसूदन दत्ता जी। इसको नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इसको पब्लिश करते हैं रेव। तो रेव जी इसको पब्लिश करते हैं नील दर्पण को। आगे हम देखते हैं एक जेम्स लोंग, ये चर्च मिशनरी सोसाइटी से जुड़े हुए थे, और ये इंडिया और लंदन के लिबरल पॉलिटिकल सर्कल, मतलब लिबरल पॉलिटिकल सर्कल से जुड़े लोगों को इस नील दर्पण के बारे में बताने के लिए, उनकी नोटिस में लाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब जब लोंग जी ये करते हैं कि नील दर्पण की जो जानकारियां हैं दूसरे लोगों तक फैलाते हैं, तो इसके लिए इन्हें 1000 रुपये का फाइन देना पड़ता है और 1 महीने की इन्हें जेल की जाती है। अब इससे कई लोग बड़ा नाराज दिखते हैं। यहाँ का जब मिडिल एजुकेटेड क्लास था ना, इससे बड़ा नाराज होता है कि एक सच्ची खबर को
के लिए भी इस तरह की सज़ा दी गई। तो हम देखते हैं कि जो इंडियन प्रेस है, मतलब मीडिया है, वो इसे लेकर खबर छापती है हिंदू पैट्रियोट में और सोम प्रकाश में। ठीक है, इंडियन प्रेस इसके बारे में रिपोर्ट छापती है, जिसे सपोर्ट करता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो अब ये इतनी सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इतना बड़े, अब छोटी जो मूवमेंट एक छोटे एरिया में शुरू हुआ, अब उसको बड़े दर्जे तक पहुंचा चुका था ये मिडिल एजुकेटेड क्लास, राइट। तो अब इससे क्या होता है, तो प्लांटर से प्रेशर बनने लगता है कि उसे अब अलग अलग तरीके का प्रेशर उसे पड़ने लगता है कि इन चीज़ों को अब ख़त्म किया जाए। तो हम फाइनली 1863 में देखते हैं, 1863 में हम देखते हैं कि बंगाल में ये मूवमेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और प्लांटर्स यहाँ से अब शिफ्ट करने लगते हैं। तो शिफ्ट करके कहाँ जाते हैं, तो ये पहुँचते हैं बिहार। ठीक है, तो 1863 में ये इंडिगो प्लांटेशन ऑलमोस्ट यहाँ से बंगाल से ख़त्म होके बिहार में शिफ्ट हो जाता है। तो बिहार में कहाँ शिफ्ट होता है, तो रिमोट एरियाज़ हो गए और बैकवर्ड एरियाज़ हो गए, तो यहाँ पर ये शिफ्ट कर जाता है। पर अगेन ये प्लांटर सुधरते नहीं है, स्टिल खून चूसेंगे ये पीजेंट्स का। ठीक है, और ये पीजेंट्स परेशान होंगे तो इनका गुस्सा किस पे फूटेगा, तो वही प्लांटर्स पे ही फूटेगा। तो हम इसी तरह हम देखते हैं कि दरभंगा और चंपारण में पहले तो एक 1874 में, फिर हम देखते हैं 1907 से 8 में हमें इन पीजेंट्स का बवाल देखने को मिलता है, पर इन्हें ईजिली सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, और इस इंडिगो प्लांटेशन को एक्चुअली धक्का तब लगता है जब इन्वेंशन ऑफ आर्टिफिशियल डाई आ जाता है, मतलब आर्टिफिशियल डाई का इन्वेंशन किया जाता है 1898 में। पर स्टिल चीज़ें ख़त्म नहीं होती, इंडिगो प्लांटेशन ख़त्म नहीं होता, स्टिल चलता रहता है बिहार में। इनके प्रॉफिट्स ज़रूर कम होते हैं, पर वो भी वर्ल्ड वॉर 1 में इसको फिर से रिवाइवल मिल जाता है, इसकी डिमांड फिर से शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली ये चीज़ें फाइनली एंड कब होती हैं, तो एंड होती हैं जब यहाँ पे गांधी जी पिक्चर में आते हैं। 1917 में वो चंपारण पहुँचते हैं और ये यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू करते हैं, जिसके बारे में हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।